देखो, एक टाइप के लोग होते हैं जिनको हमेशा हेडलाइन में रहना पसंद है, जिनको हमेशा कंट्रोवर्सी करना पसंद है, जिनको खुद को अलग दिखाने के लिए अलग करने का भूख होता है। और हमने ये चीज पहले भी डिस्कस किया था कि गंभीर जब कोच बनेगा बहुत सारे कंट्रोवर्सी होगा, बहुत सारे बोल्ड कॉल लिया जाएगा। ये चीज मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, कि गंभीर बहुत सारे इंटरव्यू गंभीर के जहां पे गंभीर ने ऐसे कुछ बातें किया जिसका कुछ सेंस नहीं बनता है, लेकिन गंभीर करता है। और हमने ये चीज पहले भी डिस्कस किया था कि गंभीर आएगा तो कंट्रोवर्सी होगा, मजा आएगा, बोल्ड कॉल लिया जाएगा, है ना। लेकिन बोल्ड कॉल और अनफेयर कॉल में ना एक थिन डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा थिन डिफरेंस होता है बोल्ड कॉल अनफेयर कॉल में। मैं जब कल स्क्वाड देख रहा था, मैं देखते रह गया कि हुआ क्या इधर। ना मुझे टी20 का स्क्वाड समझ में आया, ना मुझे ओडीआई का स्क्वाड समझ में आया, और कुछ सेंस ही नहीं बनता है। मैं हर एक एंगल से, हर एक तरीके से जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहा था कि क्यों इन प्लेयर्स को सिलेक्शन हुआ है, क्यों इन प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और मैं खुद से मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। हर एक एंगल से मैंने सोच लिया कि अच्छा इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया, अच्छा इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मुझे रीजन ही नहीं मिल रहा था। कुछ तो रीजन होता है ना, जब आप किसी को भी सिलेक्ट करते हो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दोस्त को कॉल लगाया जो बहुत बड़ा गंभीर का फैन है। और आजकल के बच्चे जैसा नहीं है कि 1 साल से गंभीर का फैन है, वो गंभीर का फैन है जब से गंभीर केकेआर का प्लेयर था, कैप्टन था और केकेआर को जिताया था, तब से गंभीर का फैन है, बहुत बड़ा फैन है। क्रिकेट का नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। मैंने उसको स्क्वाड भेजा और मैंने बोला कि तू मुझे जस्टिफाई करके दे कि इन लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और इनका क्यों हुआ। तो उसने स्क्वाड देखा, उसने कहा देख मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं इस टीम को जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे इतना कह सकता हूं कि गंभीर ने किया होगा, कुछ सोच के किया होगा। गंभीर गलत डिसीजन नहीं ले सकता, मैं मान लिया। गंभीर ने किया होगा, कुछ सोच के किया होगा ना। हमें क्रिकेट पता है कि गंभीर को पता है, ऑब्वियसली गंभीर को पता है। बेस्ट कोच हमें कौन कोच चाहिए था, हमें गंभीर कोच चाहिए था। लास्ट 4-5 महीने से बन गया गंभीर कोच। तो गंभीर जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहा होगा देश के लिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता इन लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि गंभीर ने किया होगा तो सही किया होगा। और अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, रिजल्ट मैटर करता है। आप समझ रहे हो, अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, रिजल्ट मैटर करता है। तो उसका ये मानना था कि जस्टिफिकेशन मेरे पास है नहीं। अगर गंभीर कोई भी टीम सिलेक्ट करके इंडिया को जिता सकता है, ट्रॉफी दिला सकता है, तो वही मैटर करता है ना। अल्टीमेटली ट्रॉफी मैटर करता है, रिजल्ट ही मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर ही नहीं करता। मैं मान गया। और सच भी है, मान लो कि ये वाला टी20 वर्ल्ड कप जब स्क्वाड अनाउंस होता, हम क्या कह रहे थे कि रिंकू क्यों नहीं है, रिंकू क्यों नहीं है, रिंकू तो बेस्ट फिनिशर है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद किसी ने भी पूछा है कि रिंकू क्यों नहीं था वर्ल्ड कप में, ये तो रिंकू के साथ बहुत अनफेयर हुआ। वर्ल्ड कप के बाद किसी ने बात किया रिंकू के बारे में? नहीं किया ना। डिजर्विंग हो अनडिजर्विंग हो, लोगों को रिजल्ट से फर्क पड़ता है। भाड़ में जाए डिजर्विंग प्लेयर्स, अगर रिजल्ट मिल रहा तो क्या फर्क पड़ता है। अगर रिजल्ट नहीं आता ना, फिर रिंकू को सामने आता, फिर हेडलाइन में लिखा होता कि रिंकू को क्यों नहीं लिया। फिर हेडलाइन में लिखा होता कि विराट कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया, अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता। जब रिजल्ट हमारे पास है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन डिजर्विंग है कौन अनडिजर्विंग है। और मेरे दोस्त ने यही कहा, और मैं समझ गया, समझ गया। आप मान लो कि आज मुझे इंडिया का कैप्टन बना देता, क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बना देता है, मैं अपने मोहल्ले के 11 प्लेयर्स को लेके इंडिया को ट्रॉफी दिला दूं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना किसी को भी। अल्टीमेटली सबको ट्रॉफी चाहिए ना। तो मैं मोहल्ले के अपने बच्चे को ढूंढ के, मोहल्ले के प्लेयर्स को क्रिकेट खिला के मैं ट्रॉफी लेके आता हूं ना। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना, उन्होंने सब कुछ छोड़ के, जिंदगी में सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ क्रिकेट पे, क्रिकेट को दिया है। अगर मैं मोहल्ले के बच्चों के साथ ट्रॉफी जीत जाऊं तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स क्या सोचेंगे, उनका लाइफ का क्या वैल्यू है। जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया क्रिकेट के लिए, मैं उनको मौका ही नहीं दे रहा हूं जो डिजर्विंग है। मैं मोहल्ले की तुच्छे प्लेयर्स के साथ जीत के आ रहा हूं, जिन्होंने क्रिकेट को, जो जिनका मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं है क्रिकेट में, मैं उनके साथ ट्रॉफी जीत के आ रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूं। जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते, जिन्होंने पूरा जिंदगी दे दिया क्रिकेट पे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, फिर उनका लाइफ का गोल क्या है? कुछ फायदा नहीं है ना, इन्होंने तो पूरा साल वेस्ट कर दिया, पूरा जिंदगी वेस्ट कर दिया। तो प्रोसेस मैटर करता है। चाहे रिजल्ट, रिजल्ट भी मैटर करते, मैंने रिजल्ट मैटर नहीं करता, लेकिन प्रोसेस तो मैटर करता है ना। डिजर्विंग अनडिजर्विंग दोनों चीज एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में।
आपको समझ में नहीं आया मेरा लॉजिक? मैं और एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो अगर आप लोगों में से किसी ने भी स्टेट लेवल का क्रिकेट खेला है या खेलने का ट्राई किया है स्टेट लेवल, और आपने पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, आपने हर एक लेवल पे आपने अच्छा किया, स्टेट के लिए भी आपने अच्छा किया, ठीक है, जहां पे इंटर कॉलेज परफॉर्मेंस हुआ, जहां पे हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ, आपने हर एक जगह आपका परफॉर्मेंस बेस्ट है। फिर भी एक प्लेयर है जिसका बाप का पॉलिटिकल कनेक्शन है, वो एक कॉल लगाता है उसका बाप और उसका सिलेक्शन हो जाता है आपके ऊपर। आपका सिलेक्शन नहीं होता जहां पे आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उस बंदे का सिलेक्शन होता है जिसका बाप का पॉलिटिकल कनेक्शन है। आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। चलो ये एग्जांपल भी समझ में नहीं आया क्योंकि आप लोग क्रिकेट खेलते नहीं हो। मान लो आप लोग कॉर्पोरेट जॉब पे आप जॉब करते हो, तो ऑफिस में क्या होता है, आप एक साल परफॉर्म करते हो, एक साल बाद आपका मैनेजर आपको रिव्यू करता है, रेटिंग देता है। उस रिव्यू की बेसिस पे, उस रेटिंग के बेसिस पे आपका हाइक होता है, सैलरी हाइक होता है, आपका प्रमोशन होता है। मान लो आपने एक साल घिस घिस के काम किया है, ऑनेस्टी के साथ पूरे एफर्ट्स दिया है, आपने बेस्ट काम किया है, लेकिन पता है प्रमोशन किसको मिला? उस बंदे को जो मैनेजर के पीछे पीछे घूमता है, जो आपसे ज्यादा कम किया है। आपको कैसा फील होगा? चलो आप जॉब भी नहीं करते, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आपको एक लड़की पसंद है, आप उस लड़की के लिए हर एक कुछ कर रहे हो, सब एफर्ट्स दे रहे हो, जितना हो सके उतना दे रहे हो, लेकिन कोई बंदा प्ले बॉय केटीएम लेके आ गया और आपको लड़की को उठा के चला गया, लड़की उससे पट गई, आपके एफर्ट्स का कुछ वैल्यू ही नहीं है ना। आपको कैसे फील होगा? प्रोसेस मैटर करता है, डिजर्विंग प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं हर एक एंगल से सोच लिया था कि मतलब क्या हो सकता है कि ऋतुराज का कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ना टी20 में हुआ, ना ओडीआई में हुआ। संजू सैमसन जो लास्ट ओडीआई में सेंचुरी मार के आया, उसको ओडीआई में जगह नहीं है। रियान परख दोनों फॉर्मेट खेल रहा है, कहीं से भी तो मैं जस्टिफाई करूं, हार्दिक पांड्या को ओडीआई में जगह नहीं बन रहा है, शुभमन गिल टी20 में वाइस कैप्टन है, अभिषेक शर्मा का टी20 में जगह नहीं बन रहा है, मैं कहीं से तो उसी एंगल से जस्टिफाई करूंगा इस चीज को। तो एक चीज जो मुझे समझ में आया है, पहले ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक चीज जो गंभीर ने बोला होगा कि ऋतुराज मेरे टेम्पलेट पे फिट नहीं होता है, ठीक है। मान लो गंभीर को चाहिए कि एक फियरलेस टीम बनाए जो पहले बॉल से हिट करे, जैसे कि केकेआर था इस बार, ठीक है। ऐसा वाला टीम गंभीर बनाना चाहता है क्योंकि टी20 बहुत फास्ट मूव हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। उस टेम्पलेट पे ऋतुराज फिट नहीं होता क्योंकि ऋतुराज पहले 10-15 बॉल, इस तरह 20 बॉल्स वो लेता है सेट होने के लिए, उसके बाद वो स्ट्राइक रेट बढ़ाता है। अभी जिम्बाब्वे का छोटा टीम है इसलिए ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेल लिया, ठीक है, लेकिन ऋतुराज बड़े टीम के साथ इस स्ट्राइक के साथ खेल नहीं पाएगा। ऋतुराज मेरे फियरलेस वाले टेम्पलेट पे फिट नहीं बैठता है, मैं एग्री करता हूं ऋतुराज फिट नहीं बैठता है। लेकिन अगर आपका गंभीर का टेम्पलेट ये है फियरलेस क्रिकेट वाला, इस टेम्पलेट में सबसे पहले सिलेक्शन किसका होना चाहिए? अभिषेक शर्मा का। लेकिन अभिषेक शर्मा का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसने अभी अभी शायद 45 बॉल पे सेंचुरी मारा था उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो मतलब कुछ तो रूल होगा ना इंडियन टीम में सिलेक्शन होने के लिए, ना इधर मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूं, ना उधर जस्टिफाई कर पा रहा हूं। अगर ऋतुराज का इस बेसिस पे सिलेक्शन नहीं हुआ कि वो शुरू में ज्यादा बॉल लेता है, वो टी20 में फिट नहीं बैठता, मैं इस पे एग्री करता हूं, मैं मान लेता हूं, मैं एग्री करता हूं, वो पावर प्ले को स्पॉइल कर देता है, मैं एग्री कर लिया मैंने ये चीज। लेकिन अगर वही आपका टेम्पलेट है, अगर इस सेटअप पे ऋतुराज आ नहीं रहा है, लेकिन इस सेटअप पे तो सबसे पहला नाम अभिषेक शर्मा का आना चाहिए, लेकिन अभिषेक शर्मा भी नहीं है टी20 स्क्वाड में। कहां से फेयर चीज हो रहा है? लेकिन फर्क नहीं पड़ता ना कि अगर हम इस टीम के साथ जीत रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ऋतुराज गायकवाड़ को लोग क्या बोलते थे? टुक टुक राज, वाटर बॉय। अभी तो वाटर बॉय भी नहीं बन पाया है ना। वाटर बॉय बनने के लायक भी नहीं छोड़े आपने, ओडीआई में भी नहीं है। एटलीस्ट ऋतुराज जिस टाइप का बैट्समैन है वो तो ओडीआई स्क्वाड में डिजर्व करता ही करता था। एक तो आप मानते हो कि नहीं, उसका क्रिकेटिंग स्टाइल ओडीआई क्रिकेट को बहुत ज्यादा सूट करता है, लेकिन वो ओडीआई क्रिकेट में भी नहीं है। ऋतुराज का करियर मुझे लगता है कि हो गया बस, कि कोई टॉप ऑर्डर का बैट्समैन इंजर होगा तो एक दो मैच के लिए बुलाएंगे, फिर बाहर करेंगे, लात मार के निकाल देंगे, यही है उसका ऋतुराज का करियर। और संजू सैमसन का भी यही रह जाएगा। संजू का तो 10 साल से ही चल रहा है, 10 साल से 9 साल से इंडिया के लिए खेल रहे ही चल रहा है। कोई इंजर्ड हुआ, आया, लात मार के निकाल दिया, जब वापस आ गया वो प्लेयर, है ना। वाटर बॉय रह गया ऋतुराज, अब तो वाटर बॉय बनने के लायक भी नहीं है। और करे मतलब बंदा, मैं तो चाहता हूं कि बीसीसीआई एक प्रोटोकॉल रिलीज करे, ठीक है, कुछ तो होगा ना रूल कि इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के लिए आपके पास ये चीज होना चाहिए। क्योंकि परफॉर्मेंस तो है ऋतुराज के पास, ऐसा नहीं है परफॉर्मेंस नहीं है। लास्ट 8 मैच पे ऋतुराज का एवरेज
रन स्ट्राइक रेट शुभमन गिल से 10 टाइम्स बेटर है। शायद शुभमन गिल का लास्ट 8 मैच में रन है 205, स्ट्राइक रेट है 132। ऋतुराज गायकवाड़ का लास्ट 8 मैच में शायद रन है 356, स्ट्राइक रेट है कुछ 153। अगर आप टी20 का कैरियर स्टेट्स भी देख लो, शुभमन गिल 19 मैचेस खेला है, कुछ 505 रन बनाए हैं, 139 के स्ट्राइक रेट से और 29 के एवरेज है। ऋतुराज ने शायद 21 मैचेस खेला है टी20 में, 21-23, 633 रन है, एवरेज भी 40 का है, जहां शुभमन गिल 29 है, और स्ट्राइक रेट भी 143.5 का है। मतलब कैरियर स्टेट्स भी शुभमन गिल से बेटर है ऋतुराज का, और रिसेंट फॉर्म भी शुभमन गिल से बेटर है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कुछ तो प्रोटोकॉल होगा, कुछ तो रूल होगा कि इस बेसिस पे ऋतुराज का जगह नहीं बन रहा है, क्योंकि ऋतुराज ये सब क्राइटेरिया फिल नहीं कर रहा है। तो अच्छा होगा ना कि बीसीसीआई मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट कर दे, एक प्रोटोकॉल रिलीज करके पब्लिश कर दे ऑफिशियल साइट से कि ऋतुराज गायकवाड़ इसलिए इंडिया टीम में फिट नहीं बैठ रहा है कि ऋतुराज के पास ये सब चीजें नहीं है। अगर आप उसको क्लियर नहीं करोगे, आप अगर आप ऋतुराज को बोलोगे नहीं कि तेरे पास ये चीज नहीं है, दिस इज व्हाट यू लैक ऋतुराज, तेरे में ये सब कमियां है, जब तक तू ये सब नहीं करेगा तेरा सिलेक्शन इंडिया टीम में नहीं होगा। तब तक बंदे को समझ में कैसे आएगा कि वो करे क्या, क्योंकि परफॉर्मेंस तो कर रहा है और परफॉर्मेंस की बेसिस पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना उसको, तो आप उसको बोल दो ना, प्रोटोकॉल दे दो, ऑफिशियली रिलीज कर दो कि बाकी लोग भी समझे कि इंडियन टीम में आना कैसे होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं लगा क्यों आना होता है। शुभमन गिल टी20 में वाइस कैप्टन है, शुभमन गिल। देखो ओडीआई में वाइस कैप्टन सही है, मैं जब शुभमन गिल को जिम्बाब्वे टूर में इन्होंने कैप्टन बनाया था तो लोगों को लगा था कि संजू को कैप्टन बनना चाहिए था। तब मैंने कहा था कि देखो बीसीसीआई का इंडियन क्रिकेट का हिस्ट्री यही है, जब बीसीसीआई को लगता है कि कोई प्लेयर सबसे लंबा इंडिया को सर्व कर सकता है तो इंडिया का कैप्टन वही प्लेयर बनता है, वो हिस्ट्री है इंडिया का। अगर मुझे देख के लगता है कि हाँ एक प्लेयर बहुत लंबे टाइम तक इंडिया को सर्व करेगा, तो प्लेयर को ही बीसीसीआई कैप्टन बनाता है हमेशा। हमेशा। वो अलग बात है कि सचिन तेंदुलकर हक दिया था कैप्टनसी में, लेकिन सचिन को भी इसलिए बनाया था कि उनको पता था कि सचिन कम से कम 10-15 साल खेलेगा। सचिन को कैप्टनसी से निकाल दिया था, सचिन को पता भी नहीं था, सचिन को मीडिया से पता लगा कि अरे मेरे को तो कैप्टनसी निकाल दिया है। ठीक है, तो कैप्टनसी इंडिया में यही होता है, देखता नहीं है कि कैप्टनसी पोटेंशियल किस में है किस में नहीं है। कैप्टनसी इंडिया में फर्स्ट क्वालिफिकेशन यही है इंडिया में कैप्टन बनने के लिए कि आप कितना कंसिस्टेंट इंडिया को सर्व कर सकते हो आपके परफॉर्मेंस के साथ। उसमें गिल फिट बैठता है ओडीआई में, उसमें नो डाउट है। बहुत हाई रेट करता हूं मैं गिल को एज ओडीआई बैट्समैन। बैट्समैन तो हाई है, क्लास तो बहुत ज्यादा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन शुभमन गिल टी20 में वाइस कैप्टन है इस परफॉर्मेंस के साथ, इसका साफ साफ ये मतलब है कि पूरा मैनेजमेंट का सपोर्ट शुभमन गिल पे है। पूरा मैनेजमेंट चाहे गिल का परफॉर्मेंस जो भी हो, गिल को बैक करेंगे। ठीक है, कर ले इतने, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनको करना तो करने दे। लेकिन टी20 में तो शुभमन गिल का सिलेक्शन मुझे समझ में नहीं आया, वाइस कैप्टनसी भी समझ में नहीं आया। ठीक है, ओडीआई में सही है, ओडीआई में तो फिट बैठता है। अब हार्दिक पांड्या पे आते हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या जो बहुत लंबे टाइम तक इंडिया का वाइस कैप्टन था टी20 में, उसको कैप्टन नहीं बनाया। सूर्या कुमार यादव कैप्टन बन गया है, और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल भी इस बात को बोल रहा था कि सूर्या बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन है टी20 में, उसमें उसमें कुछ डाउट नहीं। मैं सूर्या कैप्टन बना इससे मैं दुखी नहीं हूं, मैं इसलिए दुखी हूं हार्दिक पांड्या कैप्टन नहीं बना। ठीक है, मतलब हार्दिक पांड्या भी और कैप्टन बनने के लिए क्या कर सकता था। अगर आपको उसको कैप्टन बनाना ही नहीं था तो आपने उसको इतना लंबा टाइम वाइस कैप्टन क्यों रखा। आप सूर्य को रख देना वाइस कैप्टन। देखो इस चीज में तो रोहित शर्मा का भी बहुत बड़ा रोल है, और मैंने कल के वीडियो पे डिस्कस किया था, क्योंकि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीत के आया है, तो रोहित शर्मा का एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत मैटर करता है कि रोहित शर्मा किसको वोट करता है, सूर्या को या हार्दिक को। ठीक है, और गंभीर का भी सपोर्ट सूर्या पे गया है, रोहित का भी सपोर्ट सूर्या पे गया है। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं कि कर्मा है हार्दिक पांड्या का, क्योंकि सूर्या, अगर हार्दिक गुजरात से मुंबई नहीं आता तो सूर्या एमआई का भी कैप्टन बनता। तो हार्दिक इधर आके रोहित का भी पत्ता काटा है, सूर्या का भी पत्ता काटा है, तो ये कर्मा है। रोहित और सूर्या ने मिलकर इंडिया से पत्ता काट दिया, और मैं मानता हूं ठीक है कर्मा है, उसने खराब किया, उसको भी खराब मिल रहा है। अगर कर्मा देना होता तो टी20 वर्ल्ड कप में दे देता ना। अगर आपको हार्दिक पांड्या को कर्मा देना होता, आप टी20 वर्ल्ड कप से पहले दे देते, क्योंकि आईपीएल में तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया था ना हार्दिक पांड्या का, तो आपने टी20 वर्ल्ड कप को सिलेक्ट क्यों किया। हार्दिक पांड्या को अगर आपको कर्मा देना था, है ना, सूर्या रोहित जो भी मैनेजमेंट सब मिलकर अगर हार्दिक पांड्या का पत्ता काटने चाहते थे, क्यों टी20 वर्ल्ड कप से पहले क्यों नहीं काटा। क्योंकि आईपीएल में तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब था ना,
तो हम भी समझ जाते कि अरे आईपीएल में परफॉर्मेंस इतना घटिया था, इसलिए इसको लेके नहीं गया T20 वर्ल्ड कप में। तो बंदा भी खुश रहता ना हार्दिक पांड्या, क्या अरे मेरा परफॉर्मेंस नहीं आया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ T20 वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप में तो उसका सिलेक्शन हो गया, तब तो आपका कर्मा आपको याद नहीं आया कि उसको कर्मा देना है। तब तो जस्टिफाइड भी लगता ना कि यार इसका परफॉर्मेंस ही नहीं आया, इसका कैप्टेंसी भी नहीं हुआ, ना बैटिंग किया है ना बॉलिंग किया है, इसलिए इसका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ। तब हम भी समझ जाते ना, जस्टिफाइड होता। आप किस बेसिस पे नहीं हो रहा है? ओडीआई पे है ही नहीं हार्दिक पांड्या। आप बस हार्दिक पांड्या का एक बार देखो ना, उसका लास्ट 6-7 महीने में क्या चल रहा है उसके साथ। ठीक है, पहले तो पब्लिक ने इतना कपड़ा उतर के रख दिया उसका आईपीएल के टाइम पे, डिवोर्स हुआ वो वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप से पहले डिवोर्स हो गया, तो हमें पता ही था, न्यूज तभी बाहर आ गया था। कल उसने ऑफिशियली पोस्ट भी कर चुका है ना, कैप्टन बना है, ओडीआई से भी ड्रॉप हो चुका है। बंदा हर एक जगह हार गया हार्दिक पांड्या, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर एक जगह एक लूजर बन के रह गया हार्दिक पांड्या। अगर मैं हार्दिक पांड्या की जगह होता ना आज, मैं आज शाम को लिख देता कि फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स कंसिडर मी रिटायर्ड। मैं रिटायरमेंट ले लेता, क्योंकि हार्दिक पांड्या की जरूरत नहीं है इंडियन टीम को। हार्दिक पांड्या तो तुच्चा है, वो मतलब प्लेयर ही नहीं है, ऑलराउंडर तो वो है ही नहीं। क्या अगर हार्दिक पांड्या के बिना हम जीत सकते, अगर हार्दिक पांड्या हमें चाहिए नहीं, तो रिटायर मतलब उसको रिटायर करवा दो फोर्सफुली, मैं तो कहता हूं। वो तो प्लेयर ही नहीं है हार्दिक पांड्या, घटिया प्लेयर है, घटिया ऑलराउंडर है। हम तो रियान पराग, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर से काम चला लेंगे, हार्दिक पांड्या का कहीं जगह ही नहीं बनता है, इतना घटिया है वो। इंजर्ड हो जाता है 2-2 मैच के बाद। क्यों चाहिए हार्दिक पांड्या हमें? रिटायर करवा दो, T20 वर्ल्ड कप से पहले उसको ड्रॉप कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो है ना। जब तक बंदा अपने रूम में बैठ के मेंटली डिप्रेस मर ना जाए ना, इन लोगों के आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। कर्मा कह रहे हैं, जो बंदा लिटरली आपको T20 वर्ल्ड कप जीता के दिया है। सबका कंट्रीब्यूशन था, मैं मानता हूं, रोहित का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बुमराह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, अक्षय पटेल का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन हार्दिक का कंट्रीब्यूशन देखो, बैट से कंट्रीब्यूट किया है, 150 का स्ट्राइक रेट था, फाइनल में जो 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिया, क्लासन का विकेट, आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो। मतलब आप खुद को ना उसकी जगह एक बार रख के देखो खुद को, और जस्टिफाई करो कि सही हो रहा है हार्दिक के साथ, कर्मा है हार्दिक का। अब आते हैं संजू सैमसन पे। हंसी आ जाता है मुझे संजय सैमसन की बात करते हुए, क्योंकि जब गंभीर कोच बना था ना, या कोच बनने से पहले जब मतलब न्यूज में आ गए थे गंभीर कोच बनेगा, गंभीर कोच बनेगा, संजू के फैंस बहुत खुश थे, हर एक जगह पे लिख रहे थे कि आप गंभीर कोच बन गया, फाइनली संजू को जस्टिस मिलेगा, आप हर एक जगह संजू को बैक करेंगे गौतम गंभीर, है ना। बहुत बहुत खुश थे संजू के फैंस, भूतिया बनाया सबको, मैनेजमेंट ने सबको भूतिया बनाया, और सबसे बड़ा तो संजू के फैंस का काटा है। आप समझ रहे हो? गंभीर शायद एक टाइम कमेंट्री में कह रहा था कि बहुत पहले, कि संजू सैमसन वो प्लेयर है जो किसी और कोई और देश के लिए खेल रहा होता तो हर एक फॉर्मेट में खेलता, इंडिया में इसलिए उसको कोई भी फॉर्मेट में मौका नहीं मिल रहा है। तो संजू की फैंस तो श्योर थे कि जब गंभीर कोच बनेगा, संजू का पूरा बैकिंग होगा, संजू बन जाएगा इंडिया का परमानेंट प्लेयर। जब भी कोई संजू के बात में करता हूं, मैं एक ही चीज कहता हूं कि संजू इसलिए नहीं बन पाता है कैप्टन, क्योंकि वो इंडिया का परमानेंट प्लेयर कभी था ही नहीं और कभी बनेगा भी नहीं। संजू को बीसीसीआई इंडिया का परमानेंट प्लेयर बनने ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है क्यों बता रहा था मैं पहले? संजू सैमसन जो लास्ट ओडीआई जो इंडिया का था साउथ अफ्रीका के साथ, उधर सेंचुरी मारा था, ओडीआई से बाहर हो गया है। संजू सैमसन ओडीआई के स्क्वाड में नहीं है, और ऋषभ पंत तीनों फॉर्मेट में आ चुका है। इसका मतलब तो ये है, क्योंकि टेस्ट में तो वो आएगा, T20 में आ चुका है, ओडीआई में भी ऋषभ पंत आ चुका है। सरप्राइजिंग है संजू का एक्सक्लूजन ओडीआई से, तो बहुत सरप्राइजिंग है। ठीक है, मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि संजू को ओडीआई से बाहर क्यों किया है, स्क्वाड में तो रहना चाहिए था। और मतलब क्या ही बातों में संजू के बारे में कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि संजू और ऋतु जो भी कर ले, उनको ना पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और मैं इसलिए चाहता हूं कि बीसीसीआई वो प्रोटोकॉल रिलीज कर देगी क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल, ऋषभ पंत, वो ऐसे प्लेयर्स है, चाहे वो कुछ भी करे, उनका तो बीसीसीआई बैक करेंगे क्या नहीं करेंगे उनको। आप आते हैं रियान पराग पे। रियान पराग का दोनों फॉर्मेट पे सिलेक्शन हो गया। आप मुझे पता नहीं मैं खुश हूं या फिर मैं दुखी हूं, क्योंकि रियान पराग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे हमेशा से रियान पराग पसंद है। बहुत पॉजिटिव प्लेयर लगता है मुझे, बहुत मैच्योर लगता है। और मैं पूरे जिम्बाब्वे स्टोर पे ही कह रहा था कि रियान पराग को ज्यादा मौका मिलना चाहिए बैटिंग करने के लिए।
हालांकि जब लास्ट वीडियो में बनाया था रियान पराग के ऊपर, जो लास्ट मैच था इंडिया और जिम्बाब्वे का, मैंने कहा था कि रियान पराग शायद अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाया और शायद नहीं होगा नेक्स्ट सीरीज पे। और मैंने ये भी कहा था कि 2 मैच के बेसिस पे रियान पराग को हम जज नहीं कर सकते। 2 मैच के बेसिस पे आप किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मैंने एक चीज कहा था कि लोग इंटरनेट पे बस दो परफॉर्मेंस के बेसिस पे रियान पराग को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉडकास्ट पे जाके बोल रहा था कि मैं वर्ल्ड कप का मैच नहीं देखता, अगर मैं नहीं होता हूं मैं मैच नहीं देखता। इस सब की वजह से लोग उसको ट्रोल कर रहे थे। और मैं कह भी रहा था कि ये सब ट्रोलिंग गलत है। अगर आपको ट्रोल करना है उसके परफॉर्मेंस को लेके, मतलब लॉजिकली उसको ट्रोल करो। ये सब बातें लेके उसको ट्रोल करना बनता नहीं है। और रियान पराग के लिए मैं खुश तो हूं क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, लेकिन ओडीआई में सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ है रियान पराग का? मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको कि इस बेसिस पे रियान पराग का सिलेक्शन हो गया ओडीआई पे। ऑलराउंडर की लिस्ट पे रखा है रियान पराग को शायद। किस बेसिस पे रियान पराग का सिलेक्शन हुआ है ओडीआई पे? बहुत शॉकिंग। और मुझे पता नहीं क्यों क्यों मतलब अभिषेक शर्मा का मैं पहले भी बोल चुका हूं कि टी20 में हुआ नहीं है। मतलब आईपीएल ही खेलते रह जाएगा वो भी। अगर फियरलेस क्रिकेट ही आपका अप्रोच है, अगर फियरलेस क्रिकेट ही बनाना है, वही आपका टेम्पलेट है, तो अभिषेक शर्मा का फर्स्ट नाम आना चाहिए था। 45 बॉल पे सेंचुरी मार के अभिषेक शर्मा बाहर हो गए। शुभमन गिल, जिनका जिम्बाब्वे टूर पे 125 का स्ट्राइक रेट था, जिनका कैरियर परफॉर्मेंस ऋतुराज से खराब है, वो वाइस कैप्टन है टी20 में, वो टीम में भी है, बहुत सरप्राइजिंग है। एक तो मैं पहले ही बोल चुका था कि चाहल का कैरियर इंडिया के लिए खत्म हो चुका है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि चाहल का कैरियर और केएल राहुल का टी20 कैरियर पहले ही खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है। खराब नहीं, खत्म हो चुका है। और चाहल का मुझे लगता है पूरा कैरियर ही खत्म हो चुका है। टेस्ट में तो वो आएगा ही नहीं, ओडीआई पे भी है नहीं, अभी लगता भी नहीं आएगा, टी20 में वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो हैप्पी रिटायरमेंट टू चाहल एंड हैप्पी रिटायरमेंट टू केएल राहुल इन टी20 क्रिकेट। जडेजा का भी शायद हैप्पी रिटायरमेंट हो चुका है। ओडीआई क्रिकेट पे जडेजा नहीं है। टी20 से तो वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, ओडीआई पे जडेजा नहीं है। और मैं मानता हूं कि लास्ट कुछ साल जडेजा का बैटिंग व्हाइट बॉल पे बैट से कुछ परफॉर्मेंस आया नहीं, ठीक है, लेकिन अक्षर पटेल का बहुत अच्छा था। और मैं टी20 वर्ल्ड कप से पहले कह रहा था कि अक्षर पटेल को जडेजा के ऊपर चूज करना चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल का लास्ट 2-3 साल बॉल और बैट से जडेजा से बेटर परफॉर्मेंस है। लेकिन क्या जडेजा का ओडीआई टीम में जगह नहीं बनता है एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? जडेजा बॉलिंग तो अच्छा करता है ना, वर्ल्ड कप में भी जडेजा अच्छा बॉलिंग किया है। जडेजा वॉशिंगटन सुंदर से बेटर बॉलर है, मान लो, मैं मानता हूं कि जडेजा का प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनता, लेकिन क्या जडेजा का स्क्वाड में, ओडीआई स्क्वाड में जगह नहीं बन रहा है? बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। मतलब ठीक है, जडेजा का फिर भी मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि बैट से परफॉर्म नहीं कर रहा था इतना ज्यादा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर बॉल से मुझे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता है वो जो मुझे जडेजा देता है, ना ही वॉशिंगटन सुंदर ओडीआई में बैट से मुझे इतना कॉन्फिडेंस देता है जो जडेजा देता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर दोनों फॉर्मेट में आ गए, तो वॉशिंगटन सुंदर को बहुत ज्यादा बैक करेंगे गौतम गंभीर, शिवम दुबे दोनों फॉर्मेट में आ गए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं खुश हूं कि दुख हूं। शिवम दुबे ठीक है, टी20 में तो जगह बनता था, मैं कह दिया था जिम्बाब्वे टूर के बाद कि उसका जगह बन जाएगा। शिवम दुबे ओडीआई पे भी आ गए हैं और लगता है कि हार्दिक पांड्या की जगह ही आया है। एक चीज तो मानना पड़ेगा कि रोहित शर्मा शिवम दुबे को बहुत बैक करता है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा नहीं होता तो शिवम दुबे ना अफगानिस्तान की सीरीज पे आता टी20 सीरीज पे, और ना ही शिवम दुबे टी20 वर्ल्ड कप में आता, क्योंकि रोहित शर्मा शिवम दुबे को बहुत ज्यादा बैक करता है। तो शिवम दुबे ने अभी ओडीआई पे भी जगह बना लिया। मुझे लगता है कि इंडिया वो लोअर ऑर्डर को बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग बैटिंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतने सारे ऑलराउंडर्स, इतने सारे बैट्समैन टीम में आए हैं। आप देख लो ना, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, सब आ गया टीम में। मतलब हार्दिक का क्या एज ए बैट्समैन भी जगह नहीं बनता, चलो मान लेता हूं मैं हार्दिक का एज एन ऑलराउंडर जगह नहीं बन रहा टीम में, ओडीआई टीम में। एज ए बैट्समैन हार्दिक का जगह नहीं बनता ओडीआई क्रिकेट में। आप मुझे कह रहे हो कि अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे हार्दिक पांड्या से बेटर बैट्समैन है ओडीआई में? एज ए प्योर बैट्समैन भी हार्दिक पांड्या का जगह नहीं बनता है? शॉकिंग है ये भी। मतलब क्यों नहीं बनता है हार्दिक पांड्या का जगह? मैं तो कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और पैसे के लिए बस आईपीएल खेलना चाहिए, लोगों से गाली पड़े, बस वो इसलिए पैदा हुआ है वो, ठीक है। मतलब जलील होने के लिए पैदा हुआ है और उसको छोड़ो मत। इस सब चीज में ना हर एक बड़े प्लेयर के बीच एक छोटे प्लेयर का भी कट गया है, वो है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जो 1 साल तक इंडिया के लिए टी20 में अच्छा कर रहा है, उसका कहीं पे नाम नहीं है, ना टी20 में नाम है ना ओडीआई पे नाम है। मुकेश जिसने हाईएस्ट विकेट लिया है जिम्बाब्वे टूर पे, जिसने शायद 3 मैच पे 8 विकेट लिया है, 2 मैच तो वो खेला भी नहीं, उसका ना टी20 में नाम है ना ओडीआई में नाम है। खलील अहमद टी20 में भी है, ओडीआई में भी है। मैं मतलब
किस तरीके से कौन सा लॉजिक लगा के आपको समझाऊं कि हाँ खलील का जगह बनता है ओडीआई में भी। हालांकि मैं पहले भी बोल चुका था, मैं आईपीएल के टाइम से बोल रहा हूँ, खलील को नए बॉल के साथ स्विंग मिलता है, एक्सप्रेस जो राइट हैंडर्स को डालता है, हाथ घुमा के बैक ऑफ द हैंड, वो बहुत अच्छा बॉल है उसका। उसको रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, वो तो मैं मानता हूँ खलील का है उसका वो स्पेशल क्वालिटी। लेकिन खलील ओडीआई में आ चुका है, हालांकि जब बुमराह शामी ये सब आएंगे तो खलील नहीं रहेगा, लेकिन मुकेश कुमार का जगह नहीं बनता है टीम में टी20 में इतना परफॉर्मेंस देने के बाद भी। और खलील मतलब एक ही तो सीरीज खेला है, वो भी मुकेश कुमार से गंदा परफॉर्म किया है, लेकिन खलील का दोनों फॉर्मेट में आज मतलब जगह बन गया है। हर्षित राणा को लोग देखने रहे थे, हर्षित राणा ओडीआई पे आ गया है। ऑब्वियस था कि गंभीर कोच बना है तो हर्षित राणा कोई ना कोई फॉर्मेट पे तो आएगा, तो ओडीआई में जगह बना लिया है हर्षित राणा, जो ठीक है। मतलब इसमें कुछ मतलब मैं फेवरेटिज्म ये सब वर्ड नहीं लगाऊंगा कि फेवर किया वो किया है। हर्षित राणा के एक फॉर्मेट में तो जगह बनता था, तो एक फॉर्मेट ओडीआई क्रिकेट में उसको जगह बन गया है। बाकी मैंने किसी को मिस किया है क्या जिसका जगह बनता था या नहीं बना है? मुझे ज्यादा याद नहीं है और कौन है क्या नहीं। ऋषभ पंत का मैं बोल चुका हूं कि तीनों फॉर्मेट में सिलेक्शन हो गया है। सरप्राइजिंग है कि ओडीआई क्रिकेट में भी ऋषभ पंत आ गया है। संजू सैमसन का नहीं हुआ है 100 मार के भी। बाकी कुछ है नहीं बोलने के लिए। जो लोग अभी गंभीर की इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं ना, मुझे पता है अभी कमेंट पे मुझे बहुत ज्यादा गाली मिलेगा। जो लोग गंभीर की इस डिसीजन को, हर एक डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ मतलब मैं गंभीर के अगेंस्ट नहीं हूं, मुझे भी गंभीर पसंद है एज कोच, और मैं भी कह रहा था कि गंभीर आएगा तो कुछ तो अलग होगा। लेकिन अगर आपको ना जो भी स्क्वाड हुआ है वो फेयर लग रहा है, जिन लोगों को लग रहा है कि गंभीर ने जो भी किया है इस स्क्वाड को सिलेक्ट करने में फेयर किया है, मैं एक चीज बता देता हूं, जिस दिन ना आपके फेवरेट प्लेयर दो सीरीज में परफॉर्म नहीं करेंगे और गंभीर उसको ड्रॉप कर देगा ना, आप लोग रोओगे। मान लो टचवुड ऐसा ना हो, मान लो कि विराट कोहली का 2-3 ओडीआई सीरीज पे रन नहीं आया और गंभीर ने ड्रॉप कर दिया, मान लो चैंपियंस ट्रॉफी पूरा चैंपियंस ट्रॉफी विराट कोहली का रन नहीं आया, और एक्जैक्टली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद विराट कोहली को गंभीर ने ड्रॉप कर दिया, तो आप ही लोग जो अभी गंभीर के कॉल को फेयर बोल रहे हो ना कि गंभीर ने फेयर किया है, आप ही लोग गंभीर को सबसे पहले गाली दोगे। याद रखना ये चीज, वक्त बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता नहीं हूँ कि मतलब विराट कोहली का कभी भी खराब फॉर्म आए, मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी वो 100 सेंचुरी मार ले एटलीस्ट। मैं कल भी ये चीज कह चुका हूँ। और एक जो गुड न्यूज है, मैं जो मैं कल के वीडियो में बात कर रहा था कि विराट कोहली को रेस्ट लेना नहीं चाहिए, विराट कोहली को खेल लेना चाहिए, जितना भी मौका मिले वो खेल लेना चाहिए, उनकी बॉडी को इतना ज्यादा रेस्ट नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा रेस्ट मिलेगा क्योंकि बीच में एक महीना क्रिकेट है भी नहीं, और विराट कोहली लास्ट 3 साल में बहुत ज्यादा रेस्ट लिया है। और गुड न्यूज तो यही है कि विराट कोहली रेस्ट से वापस आ गया और ओडीआई सीरीज खेल रहे हैं, जो एक ही गुड न्यूज है मेरे पास कि रोहित और विराट दोनों ओडीआई सीरीज खेलेंगे। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग स्क्वाड था, ओडीआई टी20 दोनों मिला के बहुत सरप्राइजिंग कॉल था। एक बात तो पता लग गया कि शुभमन गिल इंडिया का फ्यूचर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सूर्या टी20 में फ्यूचर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चाहल का करियर ही खत्म हो चुका है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। केएल राहुल का टी20 करियर खत्म हो चुका है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मुझे ये देखना है कि जब टेस्ट सीरीज होगा ना बांग्लादेश के साथ, शायद नेक्स्ट टेस्ट सीरीज होगा, केएल राहुल टेस्ट सीरीज में जगह बनाता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो केएल राहुल को टेस्ट सीरीज में जगह बनाना नहीं चाहिए। श्रेयस अय्यर आ गया ओडीआई पे, हमने कहा भी था कि श्रेयस अय्यर, मुझे तो लगा था कि श्रेयस अय्यर ओडीआई का नेक्स्ट कैप्टन बनेगा और इस सीरीज में वाइस कैप्टन रहेगा, लेकिन श्रेयस अय्यर को नहीं बनाया गया। लेकिन हालांकि श्रेयस अय्यर आ गया, जो ऑब्वियस था कि श्रेयस अय्यर आएगा क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया था वर्ल्ड कप में, और मुझे नंबर 4 नंबर 5 पे श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा बैट्समैन लगता है ओडीआई क्रिकेट में। बाकी कुछ है नहीं। रवि बिश्नोई है, कुलदीप टी20 में नहीं है, जो मुझे लगता है कि शायद रेस्ट दिया गया या फिर कुलदीप को बैटिंग नहीं आता इसलिए नहीं रखा गया, समझ भी नहीं आया। लेकिन कुलदीप है नहीं, बुमराह को रेस्ट दिया गया तो ऑब्वियस है बुमराह कोई भी फॉर्मेट खेल लेगा। कुलदीप ओडीआई पे है लेकिन टी20 में नहीं है, थोड़ा सरप्राइजिंग है टी20 में क्यों नहीं है। कुल मिला के स्क्वाड का मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कैसे हुआ है, किस बेसिस पे, किस टेम्पलेट के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया, किस बेसिस पे इन्होंने स्क्वाड बनाया। लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली जैसे मेरे दोस्त ने कहा, एक ही चीज मैटर करता है, वो है रिजल्ट। अगर जीत रहे हैं तो कौन किसको फर्क पड़ता है कि ऋतुराज घर में बैठ के रो रहा है, हार्दिक पांड्या सुसाइड कर ले, है ना, डिप्रेशन में आके, किसको फर्क नहीं पड़ता। फर्क चीज एक ही चीज से पड़ता है कि रिजल्ट क्या है, ट्रॉफी उठाने आए हम, हमें बस ट्रॉफी चाहिए, तो उससे फर्क पड़ता है। तो मैं तो गंभीर के साथ हूँ, है ना। नहीं रहूंगा तो आप लोग गाली दोगे, जब टीम जीत जाएगा आप कहोगे देख ये शुभमन गिल को तो कह रहा था कि टी20 में जगह नहीं बनाता, देख इसने सेंचुरी मार दिया है। ठीक है, सब कुछ जस्टिफाइड है, मैं होता कौन हूं बोलने वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।